अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। कराची में मेयर, डिप्टी मेयर दोनों ओहदे पीपल्स पार्टी के नाम और जमात इस्लामी का दोनों ओहदों को बल्कि इंतखाबात के नताइज को ही मानने से इनकार। जब अंदर पोलिंग स्टेशन से ऐलान हुआ मेयर कराची की पीपल्स पार्टी की जीत का, तो बाहर एक बड़ी तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई। जब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, लड़ाई भी हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए। बहरहाल क्या ये जो ओहदे हैं ये पीपल्स पार्टी के पास ही रहेंगे, ये भी है एक सवाल, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी एक दरख्वास्त लेके गई हुई है जो कि नई कानून साजी मेयर के इंतखाब के सिलसिले में इसको चैलेंज करती है। और इस सिलसिले में बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी आज जो तहरीरी फैसला जारी किया गया है उसमें सामने आए हैं और उसमें ये कहा गया है कि ये मुतासर कर सकती है, अगर इसमें जो भी फैसला है वो मुतासर कर सकती है मेयर के इंतखाबात को। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन कुछ यूँ है कि मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची बन तो गए हैं, पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर बन तो गया है, लेकिन जमात इस्लामी इसको कल अदम करार देती है, कहती है हम किसी तरह नहीं मानेंगे इन इंतखाबात को। ऐवान, सड़क और अदालत, तीनों ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। गौर करें कि एहतजाज को किस तरह आगे लेकर चलेंगे। वोट और मैंडेट के ऊपर पहरा ज़रूर देंगे, क्योंकि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम के मुताबिक अक्सरियत को, उनकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया और मेयर का इंतखाब, मेयर की नशिस्त उनसे छीनी गई। 31 लोग गायब किए गए उनके मुताबिक, और इन 31 लोगों के बगैर तो ये इंतखाब मुमकिन नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी इसका जवाब कुछ यूँ देती है कि हमारे जो लोग हैं उनको पूरे सिंध ने वोट दिए हैं, पूरे सिंध का मैंडेट हमारे पास मौजूद है। 31 जो गैर हाजिर हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से एब्सटेन किया है, उनके बयानात भी सबके सामने आ रहे हैं। इसमें उन्होंने वोट नहीं देना चाहते, तो पीपल्स पार्टी की क्या गलती है? यही पूछें अपने तज्ज़ियाकारों से कि क्या पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ अपना रही है वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब लाहौर स्टूडियो से, और स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं महमल सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब। महमल, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या आप समझती हैं पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है वो दुरुस्त है, जो इलेक्शंस हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हुए हैं और मुर्तज़ा वहाब इज़ मेयर कराची? देखिए अलीना, बात यह है कि अगर हम बिल्कुल जमहूरी तौर तरीके की तरफ से देखें तो फिर तो ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि ये जो सिलसिला है कि जमहूरी रवायात का जो तहस नहस होने का, ये 2017-18 में शुरू हुआ। जिस तरीके से आपको याद हुआ कि बलूचिस्तान असेंबली में जो हुकूमत थी उसको कैसे ख़त्म किया गया, फिर उस वक़्त ये कहा गया कि ये तो जमहूरियत की फतह है। फिर सेनेट में जब 2018 में जो इलेक्शन हुए तब भी यही कहा गया जिस तरीके से मुंतखब हुए। फिर उसके बाद पंजाब में आपको याद है 2018 के इलेक्शन में नून की सीट ज़्यादा थी लेकिन एक जहाज़ चला और यही कहा गया कि जी जमहूरियत की फतह हो गई है। सेनेट में हासिल बिजंजो साहब जो थे उनकी मेजॉरिटी थी लेकिन वोट्स नहीं पड़े और यही कहा गया कि जी जमहूरियत की फतह हो गई है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो थे उनके वोट पूरे थे चेयरमैन सेनेट के लिए, लेकिन फिर भी संजरानी साहब जो हैं वो बन जाते हैं और कहा जाता है कि जमहूरियत की फतह है। तो मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अप्रैल में जब पिछले साल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो जमहूरी तरीके से होता है, तो खान साहब कहते थे कि नहीं ये तो अमेरिका की साजिश है। तो ये जो ओवरऑल आप देखें कि जो जमहूरी रिवायात हैं ये सब कुछ तो पिछले 5-6 साल से ये सिलसिला चल रहा है। बहुत एक अनफॉर्चुनेट सी बात है। और बिल्कुल मेयर का इलेक्शन कराची के बहुत एक अहम शहर है, सबसे बड़ा शहर है, इसका इलेक्शन बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए था। जब इतने लोग, 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो अगर ना आए तो फिर सवाल तो उठेंगे। लेकिन अब जो चीज अहम है, जो बहुत अहम है मेरे ख्याल में, कि क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब बन गए, एक पढ़े लिखे इंसान है, मेहनती इंसान है, उन्होंने पिछले 1 साल में काफी काम भी किया है कराची के अंदर, तो अब पीपल्स पार्टी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगी कि कराची के हम हालात नहीं ठीक कर सकते। आपको पता है हम इस शो के ऊपर भी बहुत दफा बोल चुके हैं कि कराची का शहर एक लावारिस शहर है, क्योंकि सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है ऑलमोस्ट पिछले 15 साल से, और जो लोकल बॉडीज में कोई और आ जाती है, दूसरी जमात आ जाती है, तो उसकी वजह से ना उनको इख्तियारात दिए जाते हैं, ना उनको ये सब कुछ दिया जाता है। 3-4 बड़े चैलेंजेस है पीपल्स पार्टी के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद वाटर, आपको पता है पानी के ऊपर तो बिलावल साहब खुद भी बात कर चुके हैं कि उनको भी खरीदना पड़ता है। कचरा हर जगह पे, वेस्ट मैनेजमेंट का कोई निजाम नहीं। ट्रांसपोर्ट में उन्होंने कुछ काम किया लेकिन बहुत काम करने की जरूरत है। तो जो अब पीपल्स पार्टी के पास ना कोई एक्सक्यूज है कि सबसे बड़े शहर को आपने ही अब बेहतर करना है, मेयर के पास आप सारे इख्तियारात
ठीक है। वैसे तो पिछले 15 साल से सिंध पूरा का पूरा उन्हीं के पास है, लेकिन सूबे की जो हालत है, चले अब बल्दियात भी उनके पास आ गए, मेयर वो हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। बट एक छोटी सी बात सिर्फ मैं ऐड कर रही हूँ कि मरकज में उनकी हुकूमत है, सूबे में उनकी हुकूमत है, अब लोकल गवर्नमेंट यानी मेयर भी उनके पास आ गए। अब ये नहीं हो सकता कि मुर्तजा वहाब साहब को वो मैंडेट ना दे, पीपल्स पार्टी को उन्हें पूरे इख्तियारात और पूरा मैंडेट देना पड़ेगा। कल को बिलावल भुट्टो साहब ने अगर वजीर आजम भी बनना है तो कराची जैसे बड़े शहर के अंदर डिलीवरी ना की तो फिर ये भी बहुत मसला अब्बास साहब। लेकिन हाफिज नईम साहब कहते हैं ये क्या बात हुई कि पूरे शहर के ऊपर कब्जा करके आप कहते हैं कि अब ठीक है, अब सब हो गया, अब अच्छे बच्चे बन जाते हैं। कब्जा तो आपने किया है शहर के ऊपर, हम कैसे जाने दें अपने मैंडेट को? देखिए, बिल्कुल नहीं जाने दें। जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि वो जो 33 यूसी चेयरमैन हैं, वो जब सरफेस करेंगे तो वो बाकायदा ज़ाहिर है हाउस में जाएंगे। वो जब मंजर आम पर आएंगे और वो अगर कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम जो है हमने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है और हम अब पीटीआई का उस तरह हिस्सा नहीं हैं, तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। और फिर वो 193 का फिगर जो है ना, वो जाहिर है वो फिर नहीं स्टैंड करेगा। लेकिन अगर वो आकर ये कहते हैं कि हमें अंडर ड्यूरेस रखा गया, हमें प्रेशर किया गया, तो 193 का अगर फिगर है तो फिर मुर्तजा वहाब के खिलाफ किसी भी वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकती है। वो कहाँ स्टैंड करेंगे? ना कोई सेशन वो कर सकते हैं, ना बजट पास हो सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी तो अपोजिशन के पास होगी। तो इसलिए अभी ये टेस्ट होना बाकी है कि वो जो लोग हैं वो अल्टीमेटली सरफेस आके क्या फैसला करते हैं। आज जैसे फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, वो आए, उनको जेल से लाया गया, लेकिन उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि वो अपनी एमपीए की सीट रिटेन करना चाहते हैं। अब पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है ये देखना है। अभी भी जमात इस्लामी के साथ जो है वो हाफिज नईम और सैफुद्दीन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पीटीआई के लोग नहीं बैठे थे साथ में, कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई ये। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के लोगों ने जमात इस्लामी के लोगों को वोट दिया, जितनों ने भी वोट दिया, इसीलिए उनके 161 बने। इंपॉर्टेंट अभी जैसे आप सिंध हाई कोर्ट का कह रही है कि उसका फाइनल फैसला आएगा, प्लस मुर्तजा वहाब को अभी इलेक्ट होना है यूसी का चेयरमैन। अभी उनके लिए विद इन 6 मंथ्स उनको अभी एक इलेक्शन और लड़ना है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का मौकिफ उस सूरत में दुरुस्त साबित होगा जब वो 33 जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं वो सरफेस आके खुलकर ये बात करेंगे कि नहीं, हम पीटीआई का हिस्सा नहीं है, हमने अपना फैसला किया, हम नहीं आए। उस वक्त सिचुएशन, अगर वो ये कहते हैं कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा हैं तो वो सिचुएशन दूसरी होगी। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हमें अगवा किया गया था, हमें पीपल्स पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने जोर जबरदस्ती से नहीं जाने दिया गया, तो जाहिर है ये इलेक्शन सूरत हाल डिफरेंट होगी। ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट में फिर उनका मौकिफ जमात इस्लामी का दुरुस्त साबित होगा। शहजाद अलीना, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा तवील जवाब होगा, प्लीज बेयर विथ मी। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब का नाम दिया, मुझे इससे खुशी भी, क्योंकि पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट हैं, कराची के हैं, कराची को जानते हैं, और थोड़ा सा जब वो एडमिनिस्ट्रेटर है तो जो उन्होंने काम किया, एक झलक नजर आती है कि एक चेंज इन थॉट है कि पीपल्स पार्टी अब चाहती है कि कराची में डिलीवर करे और कारकर्दगी की बुनियाद पर वो अपनी सियासत करें। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चेंज था। लेकिन अब इसमें 2 मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है, कानून साजी तब्दील की गई, क्योंकि इलेक्ट नहीं हुए थे मुर्तजा वहाब साहब और उनको अब मेयर बन गए हैं और अब वो यूसी का इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब आप ये सोचें कि वजीर आजम बन जाएं तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए किसी भी हल्के में से जीतना। तो अब वो मेयर बन गए हैं, कहीं से उनको इलेक्ट होना है अगर किसी यूसी से, उनके लिए काम आसान हो जाएगा। तो पहले ही उनको मेरे ख्याल से यूसी चेयरमैन बनाया जाता है या वो इलेक्शन लड़के आते हैं तो वो ज्यादा बेहतर प्रोसेस होता है। आप देखते हैं इस पर सिंध हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन उससे ज्यादा जो गंभीर मसला है वो इस पूरे प्रोसेस का है, और ये बल्दियाती इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है बहुत मुतनाज़ा हुआ है। जब बिल बना उस वक्त मुतनाज़ा हुआ, जब इसमें डिलिमिटेशंस की गई उसमें मुतनाज़ा हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान तो इलेक्शन का बाइकआउट करके बैठ गई, और उन्होंने भी, इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी के वफाक में, लेकिन पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने इसमें धांधली की है। जब इलेक्शंस हुए तो उसमें धांधली के इल्जाम लगे, और आज तो मेरे ख्याल से एक हद ही हो गई है। जो मेयर का इंतखाब हुआ है कि जिस अलायंस के पास ज्यादा वोट थे उसके 30 लोग नहीं पहुंचे, और पीपल्स पार्टी जिसके अलायंस के पास तकरीबन 19 या 20 वोट कम थे जमात इस्लामी के अलायंस के मुकाबले में, वो जीत गई। और इस कॉन्फिडेंस का, इस एतमाद का इजहार
पीपल्स पार्टी वाले आज से नहीं कई हफ्तों से कर रहे थे कि आप देखेंगे कि इनके लोग नहीं आएंगे। तो उनको कैसे पता था कि 193 है और उसमें से एटलीस्ट 20-25 लोगों ने गायब होना है या नहीं आना है? ये कैसे एतमाद था? उस एतमाद की भी वजह है ना जो हमें आखिर में नजर आई है। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा प्रोसेस था, इसने जो पीपल्स पार्टी के जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है, बल्कि बहुत सारे लोग कहेंगे सो कॉल्ड जमहूरी जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाए, क्योंकि एक जो बड़ा अलायंस था जिसके पास मेजॉरिटी थी उसको जीतना चाहिए थे। और बहुत सारे लोग आज इस पे ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो खुल के कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं जमात इस्लामी के मुकाबले में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने गलत किया है। अब जरा इस प्रोसेस को देख लें कि ये हुआ क्या है। असद अमान साहब आज पार्लिमानी लीडर बने, जबकि इतने अरसे से ये सामने आ रही थी ना बात के अलायंस है। इमरान खान ने कह दिया, हलीम आदिल शेख ने कह दिया कि आपने पीटीआई के लोगों को कह दिया कि आपने जमात इस्लामी को सपोर्ट करना है। लेकिन आज सुबह 30 लोग जो हैं वो एक अलायंस बनाते हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं और वो कहते हैं हमारा पार्लिमानी लीडर जो है वो असद अमान है। और असद अमान साहब ने कहा कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं दे सकते, हम पीटीआई के साथ है लेकिन जमात इस्लामी को वोट नहीं दे सकते। अब ये वही असद अमान साहब है जिनकी एक वीडियो ट्यूसडे से सर्कुलेट कर रही है 3 दिन पहले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान के और पार्टी के डायरेक्शंस के मुताबिक हम वोट देंगे जमात इस्लामी को। उनका वीडियो बयान है। अब वो कैसे उनका थॉट चेंज हो गया, कैसे उनका जमीर जाग गया कि अब मैंने हाफिज नईम को वोट नहीं देना है, इस पे बड़े सवाल हैं। लेकिन सवाल का जवाब दिया है हमारे साबिक एमएलए फैसल वाडा साहब ने। और आजकल आपको पता है कि जिस तरह की सूरत हाल है, मेरे ख्याल से उनके मौकिफ को, उनकी खबरों को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो उन्होंने कल रात को ही एक तो पेश की मुबारकबाद दे दी मुर्तजा वहाब को, और सुनिए कि क्या लिखा है उन्होंने। ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जबरदस्त लोग जो बिकते नहीं है, झुकते नहीं है, ना डरते हैं ना छुपते हैं, उनकी बदौलत मुमकिन हुआ है। इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिकाऊ माल की वजह से मेयरशिप पीपल्स पार्टी को गई है। तो एक तरफ तो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को खरीदा। ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, मैं किसी साफी की बात नहीं कर रहा, जो बड़े कनेक्टेड हैं और आजकल जैसे मैंने कहा उनकी जो भी बात होती है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम किया है जो माजी में भी लगता रहा है कि उन्होंने वोट खरीदा है, हॉर्स ट्रेडिंग की है। और दूसरा, लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है, लापता किया गया है। क्योंकि जिस अमान की मैं बात कर रहा हूं, असद अमान साहब की, जिस दिन उन्होंने 4 दिन पहले कहा कि हम वोट नहीं देंगे जमात इस्लामी को, उनके भाई ने उस दिन ये जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो लापता है, हमारे कांटेक्ट में नहीं है। तो वो किसके पास थे, कहां थे जहां से उन्होंने ये पैगाम दिया, ये वो भी वही बेहतर बता सकते। लेकिन इसमें एक बात अलीना, एक बात प्लीज मुख्तसर, जो जैसे मैंने कहा जी, मैं प्लीज अगर मुकम्मल कर लूं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से देखें, अभी ये जो उनके जमहूरी क्रेडेंशियल्स है, जमहूरियत की बात तो सारी पार्टीज करती है, पीपल्स पार्टी ज्यादा करती है, इसलिए उन पर तनकीद भी इस हवाले से ज्यादा होती है। क्योंकि जिसको हम एक अच्छा सा पैकेज बना के कहते हैं ना, आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ये आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होता जब आप बलूचिस्तान हुकूमत गिराने की धमकी दें और फिर आप गिरा भी दें और फिर उनके रहनुमा आके माफी मांगे कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को हमने सपोर्ट करके गलती की। आपके 6 एमपीए होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और आप 2 सेनेटर बना लेते हैं 2018 में। ये आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होता। ये आर्ट ऑफ मनी तो हो सकता है या कुछ और आर्ट हो सकता है, ये आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स तो नहीं हो सकता। फिर आपने अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात की, यूसुफ रजा गिलानी साहब की, हाँ वो सेनेट के इलेक्शन में तो हार गए बतौर चेयरमैन इलेक्शन, लेकिन उनके वोट कम थे, लेकिन फिर भी वो हफीज शेख को सेनेट में हराने में कामयाब हो गए थे। तो ये बार बार जो एक चीज दोहराई जा रही है, इसमें मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को एहसास होना चाहिए कि वक्ती तौर पर वो जीत रहे हैं, बट जमहूरियत ओवरऑल उनके इमेज को और जमहूरी क्रेडिट उनको बड़ा नुकसान है, उसको नुकसान पहुंचा है। चीजें बड़ी आया है, इट्स एविडेंट कि क्या हुआ है सारा। हफीजुल्लाह न्याई साहब, इसका सिर्फ एकेडमिक साइड थोड़ी डिस्कस करूंगा। जी सर, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जी पीपल्स पार्टी ने मेयर लेके करना क्या है, मैं कराची को काबू करके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि यहाँ कराची को हम ऐसा शहर बना देंगे कि हमारी एंट्री हो जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची कभी भी उस पार्टी का शहर नहीं रहा। भुट्टो साहब 1970 में अपनी पीक के ज़माने में पेरिफेरी पे उन्होंने 2 सीट जीती थी, एक अब्दुल पीरज़ादा साहब, अब्दुल कबूल साहब की, और एक अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब की। उसका पीपल्स पार्टी वैसे ही जिसको कहना चाहिए कि बस सुपर हेड इक्का दुक्का 3-4 सीट ले जाती थी। अब जो मेरे नज़दीक जो बड़ी आइडियल सूरत हाल होनी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी की जो जमात इस्लामी है उसकी सियासत जो है सो पूरे पाकिस्तान में केपी में थोड़ी सी है या कराची में उभरी है। अब ये सियासत ऐसी नहीं कि पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान में बाकी जगह नुकसान पहुँचाती। अगर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के मेयर बना देती तो उसमें एक बात सीधी सी है कि हो सकता है उनको कराची के अंदर जो उनका मतमा नज़र हो कि कराची में हमारी प्रेजेंस ज़्यादा हो,
तो मेयर भी तकरीबन जब उनके साथ होता तो उसको वो एड एंड बेट पीपल्स पार्टी देती, और साथ उनको अपने MNA MPs की तादाद में भी इजाफा मिल जाता जमात इस्लामी के साथ एक अलायंस करके। मेरा ख्याल है पॉलिटिकली अगर मैं पीपल्स पार्टी की जगह होता, बल्कि मैंने एक दो को फ़ोन करके कहा भी सही कि मैंने कहा ये बहुत मौका है, आपका जमात इस्लामी का अलायंस कभी नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2-4 साल से राब्ते हो रहे हैं, पहले भी एक आध दफ़ा हुए थे कि जरदाई साहब भी मंसूर आ चुके हैं, तो इसको कैश करें, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि जमात इस्लामी आपका चैलेंज कर रही है ना आपका मुकाबला कर रही है। अच्छा, दूसरी सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी अब जीत गई है। मैं कहता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीती है, लेकिन आपने शहजाद साहब को भी सुन लिया और मदर साहब भी सुन लिया और महमूल का भी, तीनों के अंदर एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, उन्होंने कहा जी कुछ भी अगर नहीं भी किया तो ये इल्ज़ाम उनको नाहक भी हुआ तो उनको लेना पड़ेगा, तो मतलब सर पे कि उन्होंने उसमें खराबी की, क्योंकि वो पावर में है। नहीं सर, इस्लामी के जस्टिफाई करना आसान है। शहजाद ने ये जरूर किया है कि तासुर ऐसा मिलता है, जिस तरह की चीजें हुई हैं उससे तासुर ऐसा जरूर मिलता है कि कुछ हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ऑप्टिक्स की बात है ना, ऑप्टिक्स की बात है, मैं यही कह रहा हूं कि नहीं, मैं कहता हूं ऑप्टिक्स की बात हाइपोथेटिकली कि नहीं किया, लेकिन शहजाद साहब ने और मदर साहब ने एग्जैक्टली यही बात की है, महमल ने यही बात की है। मैं कह रहा हूं कि उससे आपने तासुर, मेरे साथी यही कह रहे हैं कि भाई तासुर आपको फिर भी जाएगा, चाहे आपने नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, पता नहीं उसमें भी शायद महमल ने या शहजाद साहब ने कोई उसका जिक्र किया है, ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो इस तरह के कामों में घुलते, उनका कोई ना कोई रहा है। बलूचिस्तान की हुकूमत डिसॉल्व हुई है, कोई इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो उसके अंदर आपको पता है उनके रजा गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आ गई, कोई क्या आ गई, कोई झूठ कोई सच। तो मेरा अपना ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को ये मेयर लेके बावजूद है कि मुर्तज़ा वहाब जो है बिल्कुल मैं उनको बड़ा एक वाइब्रेंट, बड़ा एक डायनेमिक किस्म का समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ परफॉर्म करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का ने मुर्तज़ा वहाब को तो प्रमोट करना नहीं था, लेकिन जमात इस्लामी के लिए हाफिज़ नईमुर रहमान को प्रमोट करना बहुत बड़ा इवेंट था। हाँ। वो एक बहुत बड़ा एक काम दिखा रहे थे बड़े से बाद उनको। सही है सर, बड़े यंग हैं, डायनामिक हैं, चले काम भी कर लेंगे, लेकिन अपना ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अगर जरदारी साहब अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे सारी जोड़ तोड़ करता हूं और उसको बड़ा एक एजाज के तौर पर बताते हैं, कई दफा ये हो चुका है हमारे पास, चाहे वो सेनेट की बात हो जैसे इन लोगों ने की या फिर वो दीगर असम्बलीज में हो, तो ये कोई ठीक बात तो नहीं है। तो ये कोई ठीक बात तो नहीं है। अलीना एक तो देखें, इस वक्त भी तासुर की बात नहीं है, ये जैसे मैंने आप बताया, ये आई डोंट नो अगर आप लोगों में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है असद अमान साहब की, जो कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी को वोट देंगे क्योंकि हमारी लीडरशिप ने कहा है, और फिर उनका भाई कहता है कि वो लापता हो गए हैं, और वहां से फिर उनका एक बयान आ जाता है कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे जमात इस्लामी को। तो ये तासुर की बात नहीं होती ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज फैसला किया है कि आज सुबह पार्लिमानी लीडर वो मुंतखब हुए और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। मफरूजा लिया कि ना भी होता तो पीपल्स पार्टी को तोहमत सर पे अपने मुंह पे लेनी थी, क्योंकि वो पावर में है, वो पूरे सिंध की क्या जरूरत थी लेने की, मजहर अब्बास साहब क्या जरूरत थी लेने की। सर मुझे प्लीज ब्रेक पे जाने बड़े जरूरी, प्लीज कीप इट शॉर्ट। जी मजहर साहब। देखिए बहुत सिंपल, न्याजी साहब बहुत पॉलिटिकल बात कर रहे हैं और उनकी काफी हद तक बात दुरुस्त है। असल चीज ये है कि हम सिर्फ कराची का इलेक्शन आज डिस्कस कर रहे हैं जी। पूरे सिंध में हैदराबाद में पीपल्स पार्टी पहले कभी नहीं जीती, इस मरतबा मेयर डिप्टी मेयर आ गया, उसको कभी हमने क्यों नहीं डिस्कस किया। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर आ गया, सखर में आ गया। और ये बात ठीक है न्याजी साहब की कि पीपल्स पार्टी अगर थोड़ा सा ग्रेस शो करती तो इवन अपनी मेजॉरिटी शो कर पीपल्स पार्टी वो करती तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। मैं फिर ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि मुर्तज़ा वहाब अगर यूसी का चेयरमैन जीत कर आते तो वो ज्यादा, अब उनके टेस्ट क्या है, उनका तो टेस्ट ये कि 6 महीने बाद दबे अल्फाज में आप लोग फिर वही बात कर रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी ठीक है गो के जीत तो गई है, बाकी सिंध में भी है, लेकिन फिर सवाल भी उठते हैं बहुत सारे। नहीं, मैं एक मिनट अलीना, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। देखिए कराची में इस वक्त सिचुएशन क्या है जी। मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर वो 30 या 33 यूसी चेयरमैन आके सरफेस होके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें कि हमने एक सेपरेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बना दिया, अपना पार्लियामेंट्री ग्रुप बना दिया है, तो फिर वो 193 का फिगर कहां जाएगा। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हमें जोर जबरदस्ती से किया गया है
और हम जमात इस्लामी के तो साथ फिर हैं। इसके लिए आगे ये देखना जरूरी है कि ये जो 30-31 रुकन जिन्होंने आज एब्सटेन किया है, जो गायब हैं बकौल नईमुर रहमान साहब, वो आएंगे, उनके आने के बाद क्या होगा ये देखना बड़ा ज़रूरी है ना। ऑफ कोर्स सिंध हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, सिलसिले में कुछ करती है भी या नहीं, इसके ऊपर हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बात करेंगे। बट एक साजिश, एक अमरीकी साजिश जिसके ऊपर पिछले 1 साल से बात हो रही है, वो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, लेकिन अब एक और साजिश की, बैनुल-अक़वामी साजिश की बाज़गश्त हुई है। ये क्या मामला, एक ब्रेक के बाद जानिए जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। मुल्क को माशी भंवर या तूफ़ान से निकालने के दावेदार इसहाक डार साहब, अब उन्होंने एक आज नई स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। हमारे ख़िलाफ़ जियो पॉलिटिक्स हो रही हैं, यानी हमारे ख़िलाफ़ जो बैनुल-अक़वामी तौर पर ब्लॉक्स बन रहे हैं, उनके तहत एक साजिश हो रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, IMF की हर बात नहीं मान सकते। और आपको पता ही होगा इसका पस मंज़र कि IMF ने जो बजट के ऊपर नागवारी का इजहार किया है, बल्कि उसके ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, उसके ऊपर इसहाक डार साहब कुछ खुश नहीं है। और उसी सिलसिले में उनकी बात भी हुई ट्यूसडे को IMF के नुमाइंदे से, लेकिन कुछ खातिर खा नताइज नहीं निकल पाए, क्योंकि 30 जून डेडलाइन है पाकिस्तान को। अगर IMF से कुछ तकरीबन 6.2 बिलियन की जो फंडिंग है वो चाहिए, लेकिन उसके इम्कानात बहुत इस वक्त ब्लीक नज़र आ रहे हैं। अब इसहाक डार साहब पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी या उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर काफ़ी तनकीद करते रहे। उसके बाद 8 माह गुजर गए हैं, ख़ुद भी पाकिस्तान को इस माशी सिचुएशन से नहीं निकाल पाए। ऐसे में आप ये बात कर रहे हैं कि जी जियो पॉलिटिक्स हो रही हैं, जिसका निशाना हम बन रहे हैं। अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा इसको डीबंक करवाते हैं। और इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि क्या इसहाक डार का IMF प्रोग्राम में नाकामी को साजिश ठहराना दुरुस्त है? न्याई साहब, आप बड़े पहले से बात कर रहे हैं कि आगे जाकर इसी तरह की कुछ सिचुएशन बनेगी। आज आप इसहाक डार साहब जो पिछले इनके सारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आज ये ले आए हैं साजिश, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अलीना, मैं तो इमरान खान साहब के वक्त में भी IMF और FATF को जो है जिसको कहना चाहिए कि हम समझते हैं हमेशा कि वो एक मकसद के साथ फिर रहे हैं। मुझे एक मुल्क चाहे देखना पाऊँ दुनिया में जिसको IMF ने संभाला दिया हो या IMF ने निकाल के उसको तरक्की की राह पर डाला हो। ये तो ऐसे ही है कि जब भी आते हैं ये इनका काम, मेरा नहीं ख्याल कि उससे हालात ठीक होते हैं, हालात गड़बड़ होते हैं। उसमें ज़ाहिर है हमारा अपना कसूर भी है, उसको मैं जो अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, रूल आउट कर रहा हूँ। मुझे 2-3 बातें कहनी है कि मैं ये समझता हूँ कि लास्ट टाइम भी जब इमरान खान साहब का दौर था तब भी उनका एक टारगेट था कि पाकिस्तान में एक जो इक़्तिसादी बुहरान है उसके अंदर इंटेंसिटी बढ़े। और उसने निकालने के बजाय ये जो जब आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ती है IMF के आने के बाद और उसके बाद हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कहाँ डॉलर जो था हमने 105 से जब मिफ्ता गए तो 115 पे, और जब निगरान गया 122 पे, इमरान खान साहब जब गए तो 190 पे छोड़ के गए थे। आज ज़ाहिर है 300 से ऊपर डॉलर जो है फिर रहा है और ये भी नहीं पता कहाँ जाकर रुकेगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आज पाकिस्तान के अंदर जहाँ पॉलिटिकल जो हमारा टर्माइल है या क्राइसिस है वो नवाज शरीफ साहब के वक्त में 2014 से शुरू हुआ है, जिसके हम खुद ज़िम्मेदार हैं। लेकिन उस पॉलिटिकल बुहरान के साथ ये जो हमारे इकोनॉमिक बुहरान साथ साथ जो है साइड बाई साइड चलता रहा है। लेकिन जो हमारा मुआशी बुहरान है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मेरे विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स चाइना की अमेरिका की गेम हो रही है। ज़ाहिर है अमेरिका IMF जो है बावजूद है कि अमेरिकन सिर्फ 16% कॉन्ट्रीब्यूटरी है IMF का, लेकिन सारे टूल उसके पास है। अब मुझे बताएं कि हमने 9 खरब और 200 अरब का बजट दे दिया है। कहाँ पिछले साल 7 खरब और 200 अरब हमने इकट्ठा किया है। अब हम को कहते हैं जी कि नहीं, आप स्टेट बैंक उन्होंने इमरान खान के साहब के वक्त में हमसे ले ली है, स्टेट में स्टेट बना दी है। पता नहीं चाहते क्या है कि कोई फैसिलिटी, कोई रिलीफ आप जब भी देते हैं वो कहते हैं हमने नहीं देने देनी। अलीना, पहले तो जरा नॉन टेक्निकल बात कर लेते हैं। अब इसहाक डार साहब अगर ये कह रहे हैं कि IMF की तमाम बातें नहीं मानी जा सकती, ना माने, कौन कह रहा है आप माने IMF की बात? जब आप बार बार ये कहते हैं कि IMF नहीं होगा तब भी हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान B है, फिर प्लान B खत्म हो जाता है, प्लान C है, दोस्त ममालिक मदद करेंगे जियोपॉलिटिकल हालात में,
तो ना जाए आईएमएफ के पास। कौन कह रहा है आपको? इंडिया एक मर्तबा गया ना आईएमएफ के पास, उसके बाद वो बार बार नहीं जाता रहा उनके पास। उन्होंने फैसला किया ये हमने अपने हाउस इन ऑर्डर करना है, ये हमने अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट करना है, एक बाकायदा पैराडाइम शिफ्ट होगा और आईएमएफ को हम खुदाफिज कह देंगे। ये किया इंडिया ने। आप क्या करते हैं? आप एक दिन बयान देते हैं कि आईएमएफ जो है वो जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से हमें लोन नहीं दे रहा है, ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। फिर अगले दिन शहबाज शरीफ साहब फोन उठाते हैं और एमडी आईएमएफ को कॉल करते हैं कि खुदा के वास्ते कम से कम 9th रिव्यू तो हमारा मुकम्मल कर दो। ये कौन सी पॉलिसी है? ये कुछ समझ नहीं आ रही बात। मतलब एक तरफ से आप उनको कैरेट देते हैं, फिर स्टिक इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो उधार दे रहा हो आईएमएफ कैरेट एंड स्टिक करे, समझ आता है। अब पैसे मांगने वाला क्या कैरेट एंड स्टिक करेगा? तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि ये साजिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कॉल करके जो है उनको कहता है कि प्लीज आप हमें लोन पास कर दें हमारा। दूसरी बात यह कि इसहाक डार साहब अगर ये तनकीद कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब पे ना, बिकॉज कभी कभी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, वो तनकीद कर रहे थे कि सारे मुश्किल फैसले कर दिए, महंगाई हो गई। कम से कम उस महंगाई की वजह से आपका जो रिव्यू था वो मुकम्मल हो गया, पैसे मिल गए। आपने क्या किया? आपने सख्त फैसले भी किए और आपको पैसे भी नहीं मिले। और ये ब्लेम करना कि हमारा एक्सटर्नल गैप जितना होगा उतने हम अरेंज कर लिए हैं, दोस्त ममालिक जितने दे सकते थे दे दी, ये बात अधूरी बात है। चले एक्सटर्नल गैप के हवाले से अगर आपका आर्ग्यूमेंट कुछ वक्त के लिए मान भी लिया जाता है कि आईएमएफ कहता है आप 6 बिलियन हमें दिखाएं, आप कहते हैं नहीं दोस्त ममालिक ने 4 बिलियन दे दिए, 2 बिलियन मजीद आ जाएंगे। लेकिन पिछले काफी अरसे से सारे इकोनॉमिस्ट तज्जिएकार ये कह रहे थे ये बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और हम सबको शक था, आईएमएफ को भी वही शक था कि ये ऐसा बजट देंगे जो अनरियलिस्टिक होगा और उस पर आईएमएफ मुतमईन नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन का साल है। और फिर ऐसा ही हुआ। अब इसहाक डार साहब की साजिशी थ्योरी एक तरफ रखें, मुझे एक इकोनॉमिस्ट, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या एक फाइनेंशियल रिपोर्टर बता दें जिसने इस बजट को इंडोर्स किया हो। हर कोई ये कह रहा है कि अनरियलिस्टिक है, 9,200 अरब रुपए का टैक्स आप नहीं इकट्ठा कर सकते क्योंकि आपने टैक्स नेट बढ़ाया नहीं है। कल आईएमएफ ने कहा है कि ये आपने मौका गवा दिया टैक्स नेट बढ़ाने का, आपने गवा दिया ये मौका, तो आप कैसे करेंगे? फिर तमाम हफीज पाशा साहब को ले लें जिनकी वाइफ स्टेट मिनिस्टर है इस वक्त, मंजे में नाम है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उन पे, उन्होंने कहा कि आपने ये एमनेस्टी दी है। डार साहब कहते हैं नहीं $1 लाख आप लेकर आ जाएं, आपको नहीं पूछा जाएगा, ये एमनेस्टी नहीं है। तो ये एमनेस्टी नहीं है तो फिर क्या होती है एमनेस्टी? अगर आप ये करें कि नहीं पहले भी थी फिर खत्म कर दी, खत्म की थी इसी वजह से खत्म की थी ना, अब आप उसको रिवर्स लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज आप एमनेस्टी दे रहे हैं। आईएमएफ के प्लान में आईएमएफ ने आपको मना किया हुआ है कि आप एमनेस्टी नहीं दे सकते। जब बार बार आप उनको उनकी पॉलिसी से बाहर हट के फैसले करेंगे, उनको वायलेट करेंगे, तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि वो साजिश कर रहे हैं और वो हमें श्रीलंका बना देंगे? तो मेरे ख्याल से डार साहब ये अपना एक फेलियर है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एडमिट नहीं करना चाहते। मैं फिर कहूंगा एक फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट या एक फाइनेंशियल रिपोर्टर जिसकी कोई खबर हो जिसमें आप ये बता दें कि इस वक्त जो बजट पेश किया गया है वो रियलिस्टिक है और वो इन लाइन विद आईएमएफ डायरेक्शन है, वो नहीं है बिल्कुल भी। ये उनका फेलियर है, ही शुड एक्सेप्ट इट। और उनसे बड़ा फेलियर मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब का है जिन्होंने ये चेंज किया था अक्टूबर में, क्योंकि उसके बाद जो उनकी एक फैसिनेशन है कि मैंने किसी तरीके से डॉलर को 200 के नीचे लाना है, बिगाड़ वहां से शुरू हुआ। मुल्क में $3 के रेट चल रहे थे, इंपोर्ट आज भी रिस्ट्रिक्टेड है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर अगर इसी तरह हम चलते रहे। ठीक है मजहर अब्बास साहब, देखिए जिस तरह अभी शहजाद भी बात कर रहे थे, देखिए कहाँ इसहाक डार साहब को जब लाए गए थे तो उन्होंने क्या क्या दावे किए थे और कोई एक दावा भी उनका दुरुस्त साबित नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये एनालिसिस है कि वो ही टर्न आउट टू बी अ फेलियर, ये एडमिट करना चाहिए। पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो चाहे माशी पॉलिसी हो, सियासी पॉलिसी हो, तदादात का शिकार नजर आती है, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती। और इस वक्त आप मसला ये कि कभी आप कहते हैं कि हमने आईएमएफ की शराइत पूरी कर दी, हम आईएमएफ से बातचीत कर रहे हैं, आईएमएफ को हम एंगेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा फाइनेंस मिनिस्टर आके जो है वो बड़ी बड़के मारने लगते हैं जैसे हमारे पास हमारी माशी सूरत हाल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम आईएमएफ के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक तजाद नजर आता है, इसहाक डार की जाती तौर पे उनका जो मौक़िफ़ है उसमें तजाद नजर आता है, पीडीएम का जो पोजीशन है उसमें तजाद नजर आता है, और अल्टीमेट फेलियर क्या हो रहा है? अल्टीमेट फेलियर यह हो रहा है कि आपके यहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है, होता जा रहा है। एग्जैक्टली इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है। और नहीं, पहले आप शुरू हुए ये कहने से कि हमें चाहिए ही नहीं आईएमएफ, उसके बाद आप कोई ऑल्टरनेटिव प्लान भी नहीं पेश करते कि क्या है अगर आपको नहीं चाहिए। महमल, इनके पास कोई प्लान नहीं है ही नहीं। ओके महमल,
अलीना देखिए, इसको ये कोई साजिश कहना ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है, जहां तक जो ये बात है कि पाकिस्तान के साथ IMF का जो रवैया है वो माजी के मुकाबले में सख्त है, ये तो बात हर कोई करता है, ये मुआशी तज्जियाकार भी करते हैं, लेकिन वो खाली पाकिस्तान की बात नहीं है अलीना। आप श्रीलंका के साथ भी अगर देख लें, उनके साथ भी रवैया सख्त था। उसके अलावा दूसरे ममालिक के साथ भी IMF के रवैया जो है वो अब जरा सख्ती होता है, उसकी एक हिस्ट्री भी है ना अलीना। मसला ये है कि यहाँ पर IMF कह रहे हैं कि वो हमारे बजट से मुतमईन नहीं है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो है कि हमने टैक्स के लिए इकदाम ही नहीं किए। और ये बात तो इस प्रोग्राम के ऊपर हम लोग जो है कंसिस्टेंटली कब से कह रहे हैं कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, इन सेक्टर्स को आप टैक्स करें, ये कैसे हो सकता है। तो जो IMF बात कर रहे हैं वही माशी तज्जियाकार भी बात कर रहे हैं, वही सारे इकोनॉमिस्ट सारे बात ये कर रहे हैं। आप पिछले साल के भी बजट टारगेट आपसे पूरे नहीं हुए थे, और आप जो है अभी भी नहीं, और ये आज की बात नहीं है, पिछली हुकूमत ने भी जो है वो इसी तरह से सादे अल्फाज में शहजाद ने इसको समाप्त कर दिया कि जब आप किसी से मांगने के लिए जा रहे हैं, आप किसी से मांगने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप शहजाद प्लीज कीप इट ब्रीफ। जी IMF को एक तरफ रहने दें जी। मूडीज, फिच, S&P ने उनके दौर में एक साल में दो मर्तबा पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। जब मूडीज ने किया था ना, तब भी यही रवैया था डार साहब का कि साजिश है एंड वी विल गिव अ बिफिटिंग रिस्पांस। मतलब दुनिया में जो एजेंसी काम कर रही है, पाकिस्तान की रेटिंग दुनिया भर की आजकल तो मूडीज की एनालिस्ट ने भी कह दिया कि जी हम डिफॉल्ट कर सकते हैं। न्याय साहब हम कुछ भी करते रहे, इसके बारे में कॉन्सेंसस है। कोई मैं कहता हूँ कि रिसर्च बुक्स लिखी है कि IMF एक मुस्तनद साक्षी है जो कि पूरी दुनिया के अंदर उसने हल्का मचाया हुआ है। अब श्रीलंका का देखें पोर्ट, अब मुझे बात करने दें, मुझे बात प्लीज करने दें। अब श्रीलंका का देखें, श्रीलंका का क्या प्रॉब्लम था। चाइना को चूंकि ने पोर्ट दे दी थी, चाइना को उन्होंने बेसिस दे दिए थे, श्रीलंका के साथ ये करना था। अब उसके बाद मैं क्या साथ डार की बेवकूफ़ी क्या है कि उसने अपने जोम में आके या किसी तकब्बर में या रऊनत में आके मैं ठीक कर लूँगा। मैं तब भी साथ डार साहब से मेरी बात एक हल्की सी हुई थी जनवरी 2022 से। मैंने कहा जी आप एडम स्मिथ को भी ले, आपके प्रोग्राम में कितने वक्त है, आज इमरान खान को ले आए। ये इकॉनमी को ठीक हुई इमरान खान से या इसाक डार से या एडम स्मिथ से हो सकती है, इसके डायनेमिक्स कुछ और है। नंबर 3 बात यह है कि हमारे यहाँ सब अच्छा की रिपोर्ट है कि हमें एक्सपोर्ट कहीं से बेस मिली हुई है, जिसकी वजह से आज तक नाम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हमारी पेमेंट्स भी पूरी हो रही हैं, दामे दुर्मे सुखने कोई ना कोई चीज जो है रोल ओवर हो रहे हैं। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शहजाद ने भी जिस तरह बात की ना, अगर IMF इतनी कोई आलमी साजिश सब कुछ है तो हम ना जाए उनके पास, हम अपना घर ठीक क्यों नहीं करते। नहीं ना जाए, ये बात नहीं है, मैमल बीबी ये नहीं होता कि ना जाए। एक आप एक 1944 में जब IMF की डॉक्यूमेंट साइन हुई थी 1944 में, ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद, और डॉक्यूमेंट पढ़ लें, एक दफा IMF से निकले कोई मुल्क, बात तो सुने ना, आप बात सुन लेना, मेरी बात सुन, जल्दी मुख्तसर कीजिएगा, मैं आपके पास आती हूँ। एक मिनट मेमल प्लीज उनका जुमला कंप्लीट होने दें। मेमल अपना सिर्फ सवाल कीजिएगा। देन आई हैव टू सवाल है, डार साहब को किसने रोका था कि वो रियल एस्टेट को उस तरीके से टैक्स ना करे, वो बड़े लैंडलॉर्ड्स को टैक्स ना करे, वो रिटेलर्स को, ट्रेडर्स को, इनके दुकानदारों को टैक्स ना करे, किसने रोका था? IMF ने रोका है उनको। बिल्कुल सही, ओके एक मिनट, सबने अपने देखें, ठीक है सबने अपना अपना मौक़िफ़ दे दिया जी। लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस वन। न्याई साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर मुख्तलिफ है, वो आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया। हमारे बाकी तीनों एनालिस्ट समझते हैं कि जो अपनी माशी तौर पर माशी महाज के ऊपर नाकामियाँ हैं और कोई अल्टरनेटिव पेश ना कर पाना, पॉलिसी साजी ना कर पाना, इसको आप साजिश का नाम नहीं दे सकते। इसहाक डार और हुकूमत, ये उनके ऊपर ओनस है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।